Major Culture classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello students, welcome to Major Culture online classes. This is Ajay Sugla, faculty of English language at Major Culture classes. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एयरफोर्स के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उन 20 क्वेश्चंस को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आने वाले नवंबर के एग्ज़ाम में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें और एक आइडिया डेवलप हो सके कि हाँ, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। आइए एक एक क्वेश्चंस को हम डिस्क्राइब करते हुए कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं। अगर आप पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो जैसा कि आपको पता है कि एक पूरा स्टेटमेंट होता है, उससे स्टेटमेंट को एक शब्द में आपको जवाब देना होता है और परफेक्ट मीनिंग होना चाहिए जो उस स्टेटमेंट को फुलफिल कर सके। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें तो स्टेटमेंट कह रहा है वन हु लव्स एंड सपोर्ट हिज और हर कंट्री। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति जो प्यार करता है या सहयोग करता है, सपोर्ट करता है अपने देश का। अब वहाँ पे हिज हर इसलिए लिखा गया है, वो महिला भी हो सकता है और पुरुष भी हो सकती है। एंड इज़ विलिंग टू डिफेंड इट, और इस बात का इच्छा करता है कि इसकी प्रतिरक्षा कर सके या बचाव कर सके। अगर आप एक एक ऑप्शन को देखें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे लिखा है अ पैट्रियोट, यहाँ पे लिखा है अ मार्टियर, यहाँ पे लिखा है एन एलियन और यहाँ पे लिखा है एन एथीस्ट। अब सभी का एक एक मतलब पता होना चाहिए। तो अगर जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, एलियन तो बहुत कॉमन वर्ड है, तो एलियन का मतलब विदेशी होता है या फिर कह सकते हो जो दूसरे ग्रह से आए हों। तो जो विदेशी या बाहरी होते हैं उसको भी एलियन कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं तो आप पिछले पेपर में आप देखे होंगे थीस्ट अथीस्ट का कॉन्सेप्ट था। तो अथीस्ट है और एक होता है थीस्ट। तो अथीस्ट का मतलब होता है नास्तिक और थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। यानी वह व्यक्ति जो भगवान पे विश्वास करता है आस्तिक कहलाता है। वन हु बिलीव्स इन गॉड, वहाँ पे क्या कहलाएगा? जो भगवान पे विश्वास करता है थीस्ट कहलाएगा। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड वो अथीस्ट कहलाएगा। तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। और अगर आप बी की बात करते हैं तो लिखा है मार्टियर। मार्टियर का मतलब होता है शहीद। जैसे आप अक्सर जानते हैं कि सैनिक जो होते हैं सीमा पे में उनकी मृत्यु हो जाती है तो शहीद कहलाते हैं। लड़ते हुए देश के लिए मर जाते हैं तो उनको हम शहीद बोलते हैं, ये मृत्यु हो जाती है। तो ये भी नहीं होगा, बल्कि देशभक्त होता है। ठीक है, अब सैनिक शहीद हो गया। देशभक्त अगर पैट्रियोट की बात करते हैं तो जो पैट्रियोटिज्म हो सकता है, किसी भी व्यक्ति के अंदर देशभक्ति हो सकती है। इसका मतलब ये है कि आप पैट्रियोट हो, देशभक्त हो, तो इसका मतलब है आपके लिए भी ये स्टेटमेंट कहा जा सकता है। तो अगर पहले की बात करते हैं तो ए परफेक्ट होगा। अच्छा, इसमें जिंगोइस्ट भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जिंगोइस्ट भी हो सकता है। और यहाँ पे पैट्रियोटियर भी हो सकता है। मतलब ये है कि पैट्रियोट में आप पैट्रियोटियर, इसी में ER जोड़ दीजिए तो पैट्रियोटियर हो जाएगा। तो ये भी हो सकता है। अगर मान लीजिए ना हो तो कभी कभार नेशनलिस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें नेशनलिस्ट जो राष्ट्रवादी होते हैं उनको भी बोला जा सकता है। तो एक तो पैट्रियोट हो गया, दूसरा पैट्रियोटियर हो गया, तीसरा है जिंगोइस्ट हो गया और चौथा है नेशनलिस्ट भी अगर प्रयोग हुआ है तो इसमें से किसी का भी अगर प्रयोग होता है तो आप करेक्ट मानेंगे। आइए अगर अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं तो अगला क्वेश्चन है मिस स्पेल्ड से रिलेटेड है। तो मिस स्पेल्ड, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ कि मिस स्पेल्ड जैसे प्रैक्टिस करते हैं, अगर हम न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं या नॉवेल पढ़ते हैं या रेगुलर रूप में हम कुछ ना कुछ लिखते हैं तो इसके माध्यम से मिस स्पेल्ड के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अब अगर बात करते हैं एक्जेनरेट, तो एक्जेनरेट कोई शब्द ही नहीं होता बल्कि एक्जोनरेट होता है, जो कि बी वाला करेक्ट है। और एक्जोनरेट का मतलब होता है दोषमुक्त होता है। ठीक, इसका मतलब बरी कर देना या किसी को छूट दे देना। जो दोषमुक्त होता है उसी को कहलाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्जोनरेट कहते हैं। तो अगर इसकी मिसस्पेल्ड की बात किया जाए तो करेक्ट बी होगा, बाकी नहीं सही है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है।
अब स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है तो बेसिक सी बात है कि सेंटेंस जो होता है वो पूरा स्टेटमेंट जो होगा वो 4 पार्ट में डिवाइड होगा, ABCD। और आपको अगर लगता है कि किसी पार्ट में गलती है तो गलती ABC में हो सकती है, और अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, मतलब पूरा सेंटेंस करेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में आपको नो एरर अर्थात डी वाले ऑप्शन को चूज करना है। अब सबसे पहले एक एक सीक्वेंस में हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड आई विल रीच हियर इन टाइम फॉर द फंक्शन। इसका मतलब है कि अगर ट्रेन लेट नहीं हुई होती या नहीं हो चुकी होती तो मैं यहाँ पर यानी फंक्शन में समय पर पहुँच गया होता, ये समय से पहले पहुँच गया होता। तो आई विल रीच हियर इन टाइम फॉर द फंक्शन। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा है ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट अगर देखा जाए इसका मतलब हैड द प्लेन नॉट बीन डिलेड, इसका मतलब ये है कि जो ये पार्ट लिखा गया है मतलब ट्रेन अगर देरी नहीं की गई होती या देर नहीं की गई होती तो ऐसी स्थिति में हम लोग फंक्शन पे समय पहुंच गए होते हैं। आप देखिए ये पहला वाला पार्ट जो है वो पास परफेक्ट में लिखा है, और पास परफेक्ट में है तो यहाँ पे जो हैड का यूज़ हुआ है, एक्चुअली ये हैड जो है दो काम कर रहा है। एक तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, यानी हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये इफ़ की भी भूमिका अदा कर रहा है। एक्चुअली इसमें इन्वर्जन किया गया है। इन्वर्जन इन द सेंस का मतलब अगर हम इस पार्ट को देखें तो यहाँ पे लिखा है इफ़ द प्लेन, ये सही सेंटेंस देखते हैं, इफ द प्लेन had not been delayed। ये एक्चुअली में ये था स्टेटमेंट। तो पहले हम एक एक पॉइंट को समझते हैं, उसके बाद रिमेनिंग सेंटेंस को लिख दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्वर्जन की कंडीशन होती है। अब वो इन्वर्जन क्या होता है, तो इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। और इन्वर्जन का मतलब ये है कि अगर हम वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले प्रयोग कर देते हैं तो ऐसी स्थिति को इन्वर्जन कहा जाता है। और इन्वर्जन भी 2 टाइप्स होते हैं, या तो पार्शियल इन्वर्जन होता है या फिर कंप्लीट इन्वर्जन होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम पार्शियल इन्वर्जन की बात करते हैं तो पार्शियल इन्वर्जन में जो वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब होगी, वो हमेशा सब्जेक्ट के पहले प्रयोग की जाएगी और मेन वर्ब सब्जेक्ट के बाद। जबकि कंप्लीट इन्वर्जन में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, या अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई तो मेन वर्ब सब्जेक्ट के पहले प्रयोग होता है, तो कंप्लीट इन्वर्जन है। तो हैड से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं इफ़ में, तो अगर इफ़ को हम सेंटेंस से हटा देते हैं तो इसमें हैड जो होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। तो मैंने अभी बोला कि वो इफ़ की भी भूमिका अदा करता है और हेल्पिंग वर्ब की भी अदा करता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे जो कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप 0 या टाइप 1, 2, 3 जो इतने भी टाइप्स होते हैं, तो उसमें अगर इफ से रिलेटेड क्लॉज पास परफेक्ट में होता है तो दूसरे वाले क्लॉज को हम वुड हैव के साथ, यानी दूसरे वाले क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अगर आप सेंटेंस देखें, अगर ये सेंटेंस होता इफ द प्लेन हैड नॉट बीन डिलेड आई वुड हैव रीच्ड होता, क्या होता, आई वुड हैव रीच्ड हियर इन टाइम फॉर द फंक्शन। तो गलती किस में है, बी पार्ट में है। क्यों, क्योंकि इसमें तो इन्वर्जन प्रयोग किया गया है, तो ये तो पास परफेक्ट में है ही। तो जब पास परफेक्ट में अगर इफ से रिलेटेड होता है क्लॉज, तो दूसरे क्लॉज को हम ऐसी स्थिति में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे विल की जगह वुड होगा, और बेशक सी बात है यहाँ पे हैव का प्रयोग करके मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयोग होना चाहिए। तो गलती बी पार्ट में है, ठीक। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द वन स्ट्रक्चर बिल्ट बाई मैन विजिबल फ्रॉम द मून। इसका मतलब है कि जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है और जिसे चंद्रमा से देखा जा सकता है। अगर आप देखें तो ये कहीं ना कहीं सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो पैसिव वॉइस का बन रहा है, और हमें पता है कि किसी भी स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में तो मेन वर्ब होती है थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे बल्कि बिल्ड की बजाय यहाँ पे बिल्ट होना चाहिए, BUILT का प्रयोग होना चाहिए, यानी BUILT, बिल्ट बाई मैन हो जाएगा। तो गलती किस पार्ट में है, गलती बी पार्ट में है। क्या गलती है, बिल्ड की जगह
बिल्ट होना चाहिए। तो आई थिंक इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी सेंटेंस था और फाइंड आउट करना इसमें एरर जो है बहुत ही टफ नहीं था, बहुत ही इजी था, तो इसको हम आसानी से कर सकते हैं। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं कि सिनोनिम्स की बात की जा रही है। इसका मतलब आपको एक पर्टिकुलर वर्ड प्रोवाइड किया गया है और उस पर्टिकुलर वर्ड का आप पर्टिकुलर देखेंगे कि कौन इसका सिनोनिम्स हो सकता है। बेशक सी बात है कि आपको यहाँ पे दो चीज़ों की आवश्यकता है। पहला तो एक तो आपको पर्टिकुलर जो शब्द प्रोवाइड किया गया है उसका मतलब पता होना चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि जो आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए गए हैं उन ऑप्शंस का भी मतलब पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे सैंग्विन की बात करते हैं, ठीक है, तो सैंग्विन का मतलब होता है आशावादी। क्या होता है? आशावादी। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट दिस पॉइंट्स प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे आशावादी है, तो आशावादी तो ये आप समझ रहे होगी ऑप्टिमिस्टिक होता है। क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक। तो लेकिन हम सभी का समझ लेते हैं। यहाँ पे डिप्रेस्ड, तो आप कहते हो बहुत इस समय डिप्रेशन में है, तो डिप्रेशन से डिप्रेस्ड बना है, इसका मतलब परेशान या चिंतित के अर्थ में हम यूज़ करते हैं, प्रताड़ित के सेंस में यूज़ करते हैं। तो डिप्रेस्ड बिल्कुल नहीं होगा, परेशान या चिंतित। एंग्जियस की बात करते हैं तो बेशक सी बात है, इसका भी मतलब होता है चिंतित। क्या मतलब होता है? चिंतित होता है। तो यहाँ पे चिंतित का अर्थ प्रकट करेगा। पेसिमिस्टिक, तो स्टूडेंट सैंग्विन का या ऑप्टिमिस्टिक का ये जस्ट अपोजिट है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी। ओके, तो आई थिंक ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो निराशावादी होता है, तो इसका मतलब पेसिमिस्टिक जस्ट अपोजिट है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा, यहाँ पे होपफुल भी हो सकता है, यहाँ पे होपफुल भी हो सकता है। तो यहाँ पे होपफुल, ठीक, यहाँ पे होपफुल होगा। अच्छा, होपफुल हो सकता है, बिल्कुल आशावादी होपफुल हो सकता है। अब यहाँ पे ऑप्टिमिस्टिक हो गया, होपफुल हो गया। अगर और हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे और क्या क्या सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो कभी कभार हम अपबीट का भी यूज़ कर देते हैं। किसका यूज़ कर देते हैं? अपबीट का भी प्रयोग कर सकते हैं। रियली कॉन्फिडेंट भी यूज़ होता है, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो अगर कहीं भी दिया है, तो अगर आप कोई ऑप्शन उचित नहीं लग रहा है तो आप प्रयोग कर सकते हो। तो ऑप्टिमिस्ट का भी प्रयोग कर सकते हो, होपफुल भी लग सकता है और अपबीट भी हो सकता है। और अगर कोई आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो इन जनरल आप कॉन्फिडेंट का भी प्रयोग कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्रेन की बात हो रही है। और रिफ्रेन की अगर हम बात करते हैं तो रिफ्रेन का मतलब होता है बचना या दूरी बनाए रखना या दूरी बनाना। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे डिक्लाइन, तो आपको पता है कि डिक्लाइन का मतलब होता है पतन भी होता है और मना करना भी होता है ना, मना करना। ठीक, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो होता है डिक्लाइन हो रहा है, पतन हो रहा है, गिरावट हो रही है। इसका मतलब शन का मतलब होता है अलग या दूर, अलग या फिर दूर की बात करते हैं, तो अलगाव का सेंस देता है। यहाँ पे भी रिफ्यूज की बात करते हैं तो रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना, इनकार करना या मना करने के सेंस में हम यूज करते हैं। अच्छा, अब्सटेन, बिल्कुल अब्सटेन इसका जस्ट क्या होगा? अब्सटेन का मतलब होता है दूरी बनाना। ठीक, दूरी बनाना। तो अब्सटेन का ये सही अर्थ क्या हो जाएगा? दूरी, दूरी बनाना। ठीक, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर हम परफेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो रिफ्रेन का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? रिफ्रेन का सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा अब्सटेन की हम बात करेंगे, यानी रिफ्रेन अब्सटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे कभी कभार लीव के सेंस में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एग्जेम्प्ट का भी आप कभी कभार सेंस दे सकते हो। तो ये आपके सुविधा अनुसार है, ये आपको शब्द प्रोवाइड किए जा रहे हैं। चाहे आप अब्सटेन का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप लीव का यूज़ कर लीजिए, चाहे आप एग्जेम्प्ट का प्रयोग कर लीजिए, आवश्यकता अनुसार आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन नहीं दिया गया है अब्सटेन, तो आप चाहे लीव का यूज़ कर दीजिए, चाहे एग्जेम्प्ट का यूज़ कर दीजिए, उनमें से किसी भी का ऑप्शन का आप बेहतर तरीके से चुनाव कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ऑडेसियस दिया है,
और ऑडेसियस का मतलब होता है साहसी, जो निर्भीक हो, इसका मतलब होता है साहसी। अच्छा, तो अब अगर सभी का मतलब एक एक का समझते हैं, फिर इसका साहसी है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एंटोनिम की बात कर रहा है, तो हमें साहसी का जस्ट अपोजिट देखना है। तो यहाँ पे कल्टिवेटेड, तो कल्टिवेटेड का दो तरीके से आप प्रयोग कर सकते हो। कल्टिवेटेड का एक तरीके से सेंस में यूज होता है एग्रीकल्चर के सेंस में, और एक कल्टिवेटेड का मतलब होता है सभ्य के सेंस में, जो जेंटल के सेंस में हम यूज करते हैं। तो कल्टिवेटेड दो तरीके से, तो कृषि के सेंस में जब हम यूज करेंगे तो जुताई के जोता हुआ या जोता हुआ के सेंस में यूज करेंगे, और अगर हम कल्टिवेटेड का प्रयोग अगर जनरल सेंस में बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं तो इसका मतलब सभ्य के अर्थ में होगा। तो हम ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं करेंगे। म्यूट तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, शांत के सर अर्थ में यूज करते हो। विजिबल का मतलब होता है जो देखने लायक हो या फिर जो देखा जा सकता हो, तो उसको हम विजिबल का, इसी से विजिबिलिटी बना है। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, तो अगर आप ऑडेसियस है साहसी, तो साहसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा, टिमिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कावर्ड भी आप कभी कभी यूज कर देते हो, तो कावर्ड का भी यूज होता है, टिमिड का भी यूज होता है, तो हम किसी का भी प्रयोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। ठीक है, फियरफुल भी हो सकता है, फियरफुल। अच्छा, फियरफुल हो गया। मीक का भी आप यूज कर सकते हो, है ना, मीक का भी यूज हो गया, फियरफुल हो गया, तो आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हो। तो चाहे आप टिमिड टिक कर दो या फियरफुल कर दो या फिर मीक कर दो, तो जो आपको आवश्यकता अनुसार लगे उसको आप क्लिक कर सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगला है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट, तो इसका मतलब होता है प्रभावी, प्रभावी, ओके, प्रभावी, या फिर कह सकते हैं महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं सुपेरियर, तो आपको पता है कि सर्वश्रेष्ठ के सेंस में यूज करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। एक्सट्रीम का मतलब होता है अत्यधिक के सेंस में, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण के अर्थ में। तो अगर आप ये देखें, लास्ट क्वेश्चन लिखा है इनसिग्निफिकेंट, इसका मतलब होता है अमहत्वपूर्ण। इसका मतलब है कि अमहत्वपूर्ण के अर्थ में हम जब यूज करते हैं तो आवश्यकता अनुसार इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर आप देखें प्रॉपर तरीके से तो इनसिग्निफिकेंट है, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। एक्चुअली ये ईडियम से रिलेटेड है, तो ईडियम में हमें पता होना चाहिए अ कॉक एंड बुल स्टोरी, इसका मतलब होता है मनगढ़ंत कहानी। क्या होता है, मनगढ़ंत, मनगढ़ंत कहानी, जो स्टोरी होती है, जो अपने से बना के बोल दी जाती है, जिस पे विश्वास करना थोड़ा सा कठिन हो जाए। तो आप ये पॉइंट समझ चुके होंगे। एनिमल स्टोरी बिल्कुल नहीं होगा। अ फैबल, जो नीति कथा होती है उसको हम फैबल बोलते हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं होगा। अ टेरिबल स्टोरी, एक बहुत ही डरावनी या भयानक कहानी, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब अंतिम वाली होगी। तो अंतिम क्या है, एन अनबिलीवेबल एंड रेडिकुलस स्टोरी, एक अविश्वसनीय और हास्यास्पद कहानी की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये कह सकते हो टॉल स्टोरी के सेंस में, है ना, टॉल स्टोरी। ठीक है, या फिर टॉल टेल भी बोल सकते हो, तो ये भी आप कह सकते हो। टेल का मतलब भी होता है कथा या कहानी, तो चाहे टॉल स्टोरी बोलिए चाहे टॉल टेल बोलिए। तो अगर मान लीजिए डी ऑप्शन ना दिया होता तो इनमें से आवश्यकता अनुसार आप किसी ऑप्शन को चूज कर सकते हो। तो सबसे बेहतर बात ये है कि आपको इस पर्टिकुलर ईडियम का मतलब पता होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलर नहीं देख सकते या फिर नहीं पता तो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि हम डिसाइड कैसे करें, है ना, क्योंकि अ कॉक एंड बुल स्टोरी की बात हो रही, तो इसका मतलब होता है मनगढ़ंत। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स है तो वन शुड अवॉइड, अब आप यहां देखिए अवॉइड डैश मिस्टेक्स, ठीक, वन शुड अवॉइड डैश मिस्टेक। अब यहाँ पे आप देखना है मेक दिया है, यहाँ पे मेड दिया है, फिर यहाँ पे मेकिंग दिया है और यहाँ पे टू मेक दिया है। तो आपको पता है यहाँ पे मेन वर्ब है, तो बिना किसी कंजंक्शन के दो मेन वर्ब का तो आप यूज कर नहीं सकते, तो ये बिल्कुल नहीं होगा और ये भी मेड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेड और मेक तो होगा नहीं। अब बचा क्या, टू मेक है और मेकिंग है। तो स्टूडेंट्स एक्चुअली अवॉइड जो होती है, जैसे आप गिव अप हो गया, अवॉइड हो गया, डीलर हो गया, कंसीडर हो गया, डिसलाइक हो गया,
ठीक है, लव भी होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे गिव अप, गिव अप, अवॉइड, डिले, कंसीडर, डिसलाइक, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं इंग्लिश ग्रामर में कि जिनके बाद जीरंड का प्रयोग होता है। अब जीरंड क्या होता है? जीरंड एक्चुअली जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं, और जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें और ये काम कैसे करें? नाउन की तरह, तो इसे क्या बोलते हैं? जीरंड बोलते हैं। और अगर आप इस डी वाले स्ट्रक्चर को देखिए तो ये 2 + V1 का स्ट्रक्चर है। एक्चुअली में ये भी नाउन की तरह काम करता है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो है इन्फिनेटिव का है। किसका है? इन्फिनेटिव। तो अब यहाँ पे कंडीशन ये है, ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर है। अगर कंडीशन ये कहती है कि अगर किसी भी सेंटेंस में अवॉइड का प्रयोग हुआ है, कंसीडर, गिव अप, एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं। बेसिक सी बात है कि ये जीरंड से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसमें आपको करना क्या है कि अगर कहीं भी अवॉइड दिखता है और आपको वर्ब को चुनाव करने की बात करता है कि इसके बाद क्या यूज होना चाहिए, तो बेसिक सी बात है कि इसके बाद हमें आईएनजी फॉर्म में वर्ब प्रयोग करना चाहिए। एक्चुअली में वर्ब नहीं है, वो जीरंड है, और जीरंड किसी भी सेंटेंस में नाउन की तरह काम करता है। ठीक, तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो 10 का कौन सा सही होगा? 10 का सी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? द डॉक्टर एंड द नर्सेस वर्कड हार्ड डैश द डाइंग मैन। अब आप सेंटेंस को आप पढ़िए तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ब्रिंग आउट लिखा है, ब्रिंग बैक लिखा है, ब्रिंग अप लिखा है, ब्रिंग राउंड लिखा है और ब्रिंग आउट भी है। ठीक है, ब्रिंग बैक, तो आप देख रहे होंगे सब में ब्रिंग का यूज हुआ है, बस यहाँ पे आउट है, कहीं बैक है, कहीं पे अप है, कहीं राउंड। एक्चुअली में ये फ्रेजल वर्ब है, और फ्रेजल वर्ब जो होती हैं आपको पता है कि फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं तो ये वर्ब के साथ साथ प्रीपोजिशन हो सकती हैं, है ना, वर्ब के साथ साथ एडवर्ब हो सकती हैं, या फिर वर्ब प्रीपोजिशन एडवर्ब का कॉम्बिनेशन भी हो सकती हैं, और ये कुछ विशेष प्रकार के सेंस में हम प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे सभी का मतलब क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं ब्रिंग आउट, तो ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। ब्रिंग आउट का मतलब होता है प्रकाशित करना। ठीक, और अगर हम बात करते हैं दूसरा ब्रिंग बैक, तो ये बहुत ही कॉमन है, आपको पता है कि वापस लाने के सेंस में यूज करते हैं। और ब्रिंग राउंड की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है होश में लाना, होश में लाना। अच्छा, तो हम होश में लाने के सेंस में यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ब्रिंग अप, तो इसका मतलब होता है पालन पोषण करना। क्या होता है? पालन पोषण करना। तो यहाँ पे पालन पोषण करने के सेंस में हम यूज करते हैं। अब आप सेंटेंस को फिर से एक बार हम रीड आउट करते हैं। लिखा है द डॉक्टर्स एंड द नर्सेस, इसका मतलब है चिकित्सक और जो नर्सेस थी वर्कड हार्ड, कड़ी परिश्रम किया उन्होंने, टू डैश द डाइंग मैन। अब बताइए क्या प्रकाशित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्या ब्रिंग बैक वापस लाने के लिए? ये भी बिल्कुल नहीं होगा। पालन पोषण करने के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि मरते हुए व्यक्ति को उन्होंने कोशिश की, किसके लिए? कड़ी मेहनत की कि वो होश में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप देखते हैं तो 11 का परफेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? 11 का सी माना जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिक सी बात है, ये पैसेज है। तो पैसेज को हम हर बार आपको बताते हैं कि पैसेज को आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तरीका ये होता है कि पूरे पैसेज को रीड आउट कर लें, और रीड आउट करने के बाद जो दिए गए जो क्वेश्चंस होते हैं फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को पढ़ें। और दूसरा सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर उसके बाद हम पैसेज को पढ़ लें। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं पैसेज को रीड करते समय एक आइडिया लगता है कि कहीं ना कहीं पैसेज के पहले पार्ट में, या फिर कह सकते हैं पहले पैराग्राफ में, या फिर तीसरी चौथी जो भी हो, उस लाइन में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है जो आपके क्वेश्चन में प्रोवाइड की गई है, पूछा गया है। तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो कहला है द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। इसका मतलब है पायलट के लिए जो केबिन होती है उसको क्या बोलते हैं। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। इसका मतलब है कि आधुनिक समय के दौरान ये सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए इन्वेंशन है, आविष्कार है साइंस का। अब क्या है वो हम लोग पैसेज में देखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी आर लिविंग इन द, इसका मतलब हम जी रहे हैं या लिव कर रहे हैं किस में, ये भी पैसेज से पता चलेगा। फिर कह रहा है कि द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगैन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इसका मतलब है कि जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशन थे यानी आविष्कार था वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति के बाद शुरू हुआ। ऑफ, ये ईयर की बात हो रही है। और
5 क्वेश्चन है, तो इसका मतलब अंतिम क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क बाय। इसका मतलब है कि एन एरोप्लेन में एक इंजन होता है जो बेसिक सी बात है वो वर्क करता है किसके द्वारा। तो अब हम फिर से बैक जाएंगे और सीधे पैसेज को हम लोग रीड आउट करते हैं और पैसेज का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। तो पैसेज कह रहा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। इसका मतलब है कि हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। फिर कह रहा है एवरी डे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। इसका मतलब है प्रत्येक दिन नए आविष्कार मानव की भलाई के लिए, मानवता के लिए बनाए जाते हैं। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगैन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ 1789। जो वैज्ञानिक आविष्कार थे वो कब शुरू हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब हुआ था, 1789। तो आप कहीं ना कहीं ये पैसेज में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो इसको हम अंडरलाइन किए दे रहे हैं। फिर कह रहा है विद इन दीज 200 ईयर्स। इसका मतलब है इन 2 वर्षों के अंदर साइंस हैज़ मेड अ वंडरफुल प्रोग्रेस। इसका मतलब है विज्ञान ने एक आश्चर्यजनक प्रगति की है। द एरोप्लेन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। अब अगर बात करते हैं आधुनिक एज के दौरान साइंस की सबसे महत्वपूर्ण जो आविष्कार है उनमें से एक आविष्कारों में से एरोप्लेन का आविष्कार एक है। इट इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नोन सो फार। इसका मतलब अब तक जितने भी ज्ञात मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, यातायात के साधन की बात करते हैं, तो उसमें से सबसे फास्टेस्ट यानी सबसे तेज माध्यम है। फिर अब अगर नेक्स्ट इसी के पैराग्राफ की हम बात करते हैं तो फिर लिखा है इन एरोप्लेन रिसेंबल्स ए फ्लाइंग बर्ड इन शेप। अगर हम शेप की बात करते हैं यानी आकार की बात करते हैं तो जो एक एरोप्लेन होता है वो अब फ्लाइंग बर्ड, इसका मतलब है उड़ती हुई चिड़िया के समान मैच करता है या उसके स्वरूप होता है। इनसाइड देयर आर सीट्स फॉर द पैसेंजर्स। उसके अंतर्गत पैसेंजर यात्रियों के लिए सीट होती है। एंड ए केबिन फॉर द पायलट, और एक पायलट के लिए केबिन होती है। दिस केबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। अब ये देखिए कहीं ना कहीं पैसेज में ये भी पूछा गया है, कह रहा है ये केबिन है, इस केबिन को हम कॉकपिट बोलते हैं, तो हम इसको अंडरलाइन किए दे रहे हैं। फिर कह रहा है इट हैज़ एन इंजन दैट इज वर्क बाय पेट्रोल। फिर देखिए फिर ये पूछा गया है, इसमें एक इंजन होता है जो किसके द्वारा वर्क किया जाता है, पेट्रोल के द्वारा। इट इज़ ऑल मेड अप ऑफ मेटल एंड कैन फ्लाई एट अ वेरी हाई पेस स्पीड। ये सभी मेटल के द्वारा बना होता है, धातु से बना होता है और बहुत ही तेज गति के साथ बहुत ही स्पीड से ये रन कर सकता है या उड़ कर सकता है। यहाँ फ्लाई की बात हो रही तो उड़ सकता है। बिफोर टेकिंग ऑफ इट रन्स ऑन द रनवे फॉर सम डिस्टेंस। इसका मतलब है प्रस्थान करने के पहले ये कुछ दूरी तक रनवे पे दौड़ने का काम करता है, चलता है। टुगेदर स्पीड, और इसलिए चलता है ताकि वो स्पीड को गति बना सके और स्पीड को टुगेदर कर पाए। देन इट सडनली होप्स अप द अर्थ एंड टेक्स ऑफ, और अचानक ये पृथ्वी को छोड़ता है और प्रस्थान कर जाता है। अगर आप देखते हैं बहुत ही इजी ये पैराग्राफ है, एक्चुअली में ये एरोप्लेन के बारे में दिया गया है इसमें। तो मोस्टली अगर नहीं भी आप कुछ चीज़ें तो ऐसे हैं कि डायरेक्टली आप कर सकते हो, लेकिन हमें जो इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि आप एयरफोर्स का अगर पेपर देने जा रहे हो तो इतना भी हार्ड नहीं पूछेगा, नॉर्मल आपसे पैसेज पूछेगा और उसी से आपको रिप्लाई देना है, आंसर देना है। अगर आप पढ़े हो तो कह रहा है कि द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड। अब देखिए हमने अंडरलाइन भी किया था, अब अंडरलाइन में देखिए कह रहा है इट हैज़ एन इंजन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस केबिन इज कॉल्ड अ कॉकपिट। अगर आप इस प्रश्न का उत्तर देखें तो इसका कौन सा होगा, यस ऑफकोर्स 12 की अगर बात करते हैं तो 12 का बी करेक्ट माना जाएगा। फिर आप देखते हैं, फिर कह रहा है कि डैश इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। अब यहाँ पे देखा जाए मोटर व्हीकल, ट्रेन, शिप, तो ये बिल्कुल बात किया ही नहीं गया है। तो किसकी बात की गई है, 13 के ए की बात की गई है, एरोप्लेन की। तो पूरा जो पैसेज ही था वो किस पे डिपेंड था, एरोप्लेन पे डिपेंड था, यानी एरोप्लेन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, एरोप्लेन होगा। फिर अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो कह रहा है वी आर लिविंग इन द डैश। तो कह रहा है कि हम लोग रह रहे हैं किस चीज़ में, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में रह रहे हैं, कि मॉडर्न एज में रह रहे हैं, कि एज ऑफ साइंस में रहे हैं, विज्ञान के युग में रह रहे हैं, या फिर कह रहा है एज ऑफ इन्वेंशंस, किस में हम रह रहे हैं। तो बेसिक सी बात है हम लोग साइंस के युग में रह रहे हैं और जितनी भी इंफॉर्मेशन इस पैसेज में कहा गया है, कॉम्प्रिहेंशन में बोला गया है, वो साइंस के आविष्कारों की बात की गई है या फिर आविष्कारों की देन की बात हो गई है। तो यहाँ पे एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि 1789 के बाद के दौरान की बात हो रही थी, तो इसमें बिल्कुल नहीं होगा।
मॉडर्न एज, यहाँ पे पैसेज में मॉडर्न एज के बारे में नहीं कह रहा है बल्कि एज ऑफ साइंस के बारे में कह रहा है। तो अगर 14 की बात करते हैं तो 14 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एज ऑफ साइंस, दैट इज ऑप्शन सी। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 15, तो कह रहा है द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगैन आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बिगैन ऑफ। तो आप देख सकते हो हमने पहले वाले में इसके बारे में अंडरलाइन किया था स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा है। फिर कह रहा है कि ह्यूमैनिटी द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगैन आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑफ, कब, 1789 की बात की गई है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि 1789 की बात हो रही, तो इसका मतलब है कि हम इसमें कौन सा लगवाएंगे, 1789। तो 1789 कौन सा है, तो ऑप्शन डी है, ठीक। फिर अगर नेक्स्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कह रहा है एन एरोप्लेन हैज़ एन इंजन दैट इज़ वर्कड बाई, एंड ऑफ कोर्स आप पढ़े होंगे तो इसमें स्टीम के बारे में नहीं कहा, न तो गैस के बारे में बोला, न तो डीजल के बारे में। इसका मतलब 16 का कौन सा होगा, तो ऑफ कोर्स 16 का ए होगा, दैट इज़ पेट्रोल। तो आई थिंक ये पैसेज बहुत ही ईजी था, इसलिए इजी डाला गया क्योंकि आप में मॉडरेट कंडीशन में आते रहते हैं। तो जैसे पिछले के आप पेपर में देखे होंगे तो कुछ टफ थे, कुछ इजी, तो एक आपको कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा ताकि आप अपने आप को हर तरीके से मजबूत रख सकें। तो बेहतर तरीके से हमने पैसेज को भी सॉल्व किया। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, अब अगर आप देखिए कह रहे हैं वॉइस से रिलेटेड, तो आपको पता है कि वॉइस से रिलेटेड सेंटेंस को सॉल्व करते समय हमें दो चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है। पहला, आपको सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है, और दूसरा सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव वॉइस में। फिर उसके बाद ये अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है तो इसका मतलब आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में है तो आपको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। अब अगर आप सेंटेंस पढ़िए तो कह रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस इज बीइंग लर्नड बाय द गर्ल। तो अगर आप देख रहे होगे डिफरेंशियल कैलकुलस की बात कर रहा है और उसके बाद इज है और इसके साथ क्या लगा है, बीइंग है, और उसके बाद V3 का यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जब हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करके वर्ब की थर्ड फॉर्म के यूज करते हैं। तो बेसिक सी बात है, ये सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है, और हमें किस में, ऑप्शंस में हमें एक्टिव वॉइस ढूंढना है। अगर आप देखें पहला वाला लिखा है द गर्ल्स लर्न्स डिफरेंशियल कैलकुलस, तो बेसिक सी बात है ये सेंटेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेसिक ये जो सेंटेंस है, दिस सेंटेंस हैज बीन रिटन विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो वी हैव टू टेक इट रॉन्ग। ओके, अब यहाँ पे क्या है, द गर्ल वॉज लर्निंग डिफरेंशियल कैलकुलस, सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो ये भी बिल्कुल नहीं है। फिर ये लिखा है द गर्ल हैज़ लर्नड डिफरेंशियल कैलकुलस, आप देखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, हैव हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये भी नहीं होगा। तो अब बचा कौन सा, डी वाला है, द गर्ल, ठीक है, द गर्ल इज लर्निंग डिफरेंशियल। अब यहाँ पे देख सकते हो द गर्ल इज लर्निंग डिफरेंशियल कैलकुलस, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। बहुत इजी था। अब आप क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, तो ये नरेशन से संबंधित है। तो नरेशन में हमें दो चीज़ों का ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पहला, एक तो हमें देखना है कि सेंटेंस डायरेक्ट में है कि इनडायरेक्ट में, और दूसरा अगर डायरेक्ट में है तो हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा, अगर इनडायरेक्ट में है तो डायरेक्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा कि किस में है, लिखा किस में, टेंस को आइडेंटिफाई करना होगा और देखना है कि कैसा है, असर्टिव सेंटेंस है कि इंटेरोगेटिव है कि इंपरेटिव है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है सुषमा सेड वी शैल सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी टुमारो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 18 है और ये बेसिक सा सेंटेंस है। ये 18 नंबर जो है असर्टिव सेंटेंस से रिलेटेड है, और हमें पता है कि ये जो है वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ क्या है, सैड है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखिए सुषमा लिखा है और सुषमा क्या है, सुषमा नाउन है और सिंगुलर कंडीशन में है, तो इसका मतलब वी को तो हम सी में लिखेंगे नहीं, तो किस में कन्वर्ट हो गए। इसका रीजन क्या है, वी अपने आप पे प्लूरल होता है, तो हमें थर्ड पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन चूज करना है। अब थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है, दे का। लेकिन एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान ये देना है कि जनरली हम करते क्या है कि जब इनडायरेक्ट स्पीच में शैल का शुड हो जाता है, लेकिन
यस, ये भी बात करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे वी का शैल का शुड होता है, लेकिन आप दे का यूज करोगे तो दे के लिए हम क्या यूज करते हैं, विल यूज करते हैं। तो इसका मतलब विल का हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, वुड में। तो ये पॉइंट थोड़ा सा आप ध्यान देना। तो यहाँ पे देख लीजिए, सुषमा सेड दैट वी शैल, तो बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा, इसमें कन्वर्ट ही नहीं किया है। दूसरा आप देखिए लिखा है सुषमा सेड दैट दे शुड, यही चीज ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे दे तो यूज किया है बेशक, लेकिन यह शुड यूज कर दिया है, जबकि शुड के स्थान पे इनको वुड यूज करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि थर्ड पर्सन के अंतर्गत दे आता है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, और दे का हम किस, दे के साथ हम विल यूज करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दे के साथ थर्ड पर्सन के साथ हम विल यूज करते हैं, तो विल को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वुड में कन्वर्ट करेंगे। तो मतलब ये है कि बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब सी की बात करते हैं, सुषमा सेड दैट दे वुड। अब यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे टुमारो दिया है, टुमारो का द नेक्स्ट डे में भी कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम सी की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे द नेक्स्ट डे का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे टुमारो है, द नेक्स्ट डे है, बेशक सी बात है, और यहाँ पे विल का हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, वुड में। तो अगर ग्रामर के कॉन्सेप्ट से हम देखें तो ग्रामेटिकली सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा माना जाएगा, सी, ठीक है, क्योंकि डी वाला भी बिल्कुल नहीं होगा। तो सुषमा सेड दैट वी शुड सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ जन्माष्टमी द नेक्स्ट डे, ठीक है, सुषमा सेड दैट दे शुड। तो यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल किसी भी स्थिति में नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो आप 18 का सी को चूज करोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे PQRS से रिलेटेड है, और PQRS में हम जैसा कि हमेशा बताते हैं सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, सब्जेक्ट का और वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, और इसके साथ साथ कुछ बेसिक कनेक्टिव्स होते हैं, कनेक्टिव्स या कंजंक्शंस की हम बात करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन की हम बात करेंगे, रिलेटिव एडवर्ब्स की बात करते हैं, प्रीपोजिशन की भी बात करेंगे। हालांकि वहाँ पे कनेक्टिव तो नहीं है, लेकिन प्रीपोजिशन जैसी कंडीशंस को हमें दिमाग में रखने की आवश्यकता होती है। इससे आप क्या होता है, एक लिंक्ड कर पाते हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर पाते हो। अगर आप सेंटेंस पढ़ें, लिखा है विद ए लिटिल कैजुअलिंग, ठीक है, यहाँ पे कैजुअलिंग होना चाहिए, कैजुअलिंग टाइप हो गया है, तो यहाँ पे कैजुअल होता है, ठीक है, तो कैजुअल में हम ING जोड़ देते हैं, तो विद अ लिटिल कैजुअलिंग की बात हो रही है। इसका मतलब है थोड़ा सा फुसलाने के बाद, वॉज मूव्ड इनसाइड, ये आप देख सकते हो पी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिया ही नहीं, तो इसका मतलब इससे शुरुआत नहीं होगी, और क्यू से भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक। तो इसका मतलब हम देखेंगे आर वाला और एस का। तो अगर एस से हम शुरुआत करते हैं विद अ लिटिल कैजुअलिंग, अगर एस क्या है, एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज। अब आप देख रहे हो एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज, पहले ही कुछ चिंता कॉर्नर ऑफ हिज केज के बारे में मेंशन कर दिया है। अब किसके केज के बारे में बात हो रही है, ये बिल्कुल मेंशन ही नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखें एस के बाद आर, द फ्रेंडली लिपर्ड, तो फ्रेंडली लिपर्ड, यहाँ तेंदुआ की बात हो रही है। फ्रेंडली बहुत ही घनिष्ठ, या फिर कह सकते हो फ्रेंडली जो मृतवत है, इसका मतलब हो सकता है पाला हुआ जो लिपर्ड है उसकी बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, पहले आपको फ्रेंडली लिपर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन सेंटेंस में देना पड़ेगा, तब आप कह सकते हो एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज। तो मतलब ये है कि आप ए वाला और सी वाले को करेक्ट नहीं करोगे। अब अगर देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है, जो आर के बाद P और R के बाद S है, इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप देखो R के बाद P है, तो हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं विद अ लिटिल कैजुअलिंग, द फ्रेंडली लिपर्ड, फिर P क्या है, वॉज मूव्ड इनसाइड अ स्मॉल सीमेंट इंक्लोजर। इसका मतलब है कि फ्रेंडली लिपर्ड को मूव्ड करवाया गया, किस, कहाँ, इनसाइड अ स्मॉल सीमेंट इंक्लोजर, सीमेंट का छोटा इंक्लोजर था, घेराबंदी था, वहां पे मूव करवाया गया। S एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज, उसका जो केज है जिसमें पिंजड़ा जहां पे रहता है, उसके कोने पे। क्यों, बीनीथ द रेल ट्रैक्स, किसके नीचे, रेल ट्रैक्स के नीचे। ऑफ द टॉय ट्रेन, किसका, जो खिलौना गाड़ी थी, जो टॉय ट्रेन थी, उसके ऑफ द
हाँ टॉय ट्रेन के नीचे मूव करवाया गया। तो आप अगर देख सकते हो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है स्टूडेंट्स, क्योंकि सब्जेक्ट अगर देखा जाए ये है यहाँ पे, और ये सेंटेंस बेसिक सी बात है पैसिव वॉइस में बनाया गया है। फिर उसके बाद वॉज मूव्ड करवाया गया है, इनसाइड स्मॉल सीमेंट इंक्लोजर की बात हो रही है। फिर उसके बाद एस की बात हो रही है, स्थान को बता रहा है कहाँ पे, एट द कॉर्नर ऑफ हिज केज हो रहा है। फिर उसके बाद क्यू की बात हो रही है, बीनीथ द रेल ट्रैक्स ऑफ द टॉय ट्रेन। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन अगर 19 की बात करते हैं तो 19 का कौन सा होगा, बी होगा। अच्छा, अब इस सीरीज के अंतिम क्वेश्चन की हम डिस्कशन करेंगे, और ये लिखा है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दो तरीके से प्रश्न दे सकता है। एक तो ये है कि पूरा सेंटेंस ही आपको इंप्रूव करने के लिए दे सकता है, दूसरा एक सेंटेंस देगा और सेंटेंस के कुछ हिस्सों को अंडरलाइन कर देगा। अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की मिस्टेक है तो आपको फाइंड आउट करना है कि उसके ये तीन ऑप्शन ए बी सी में से क्या होंगे, और आपको लगता है कि सेंटेंस में किसी भी प्रकार की इंप्रूवमेंट नहीं है, मतलब सेंटेंस करेक्ट है, तो आपको डी ऑप्शन को चूज करना है जो नो इंप्रूवमेंट की बात कर रहा है। अब ये लिखा है द शिप्स सैंक एंड ऑल हिज। तो आप सबसे पहले यहाँ पे देखोगे शिप्स है, शिप्स किस फॉर्म में है, बेशक सी बात है यहाँ प्लूरल फॉर्म में है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पे हिज नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ही का पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हिज होता है। हालांकि पोसेसिव एडजेक्टिव पोसेसिव प्रोनाउन दोनों होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे पैसेंजर है, यहाँ पे नाउन की बात कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब है कि एडजेक्टिव का तरह काम कर रहा है सेंटेंस में। तो एक तो क्लियर हो गया कि नो इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं सकता, सेंटेंस में इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो हर लिखा है। अब आप देखो यहाँ पे शिप्स है, तो आपको पता है सी होता है, और सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, हर होता है, और पता है सी क्या होता है, सिंगुलर में, और यहाँ शिप्स क्या है, प्लूरल में। तो बिल्कुल ऑप्शन ए भी नहीं होगा, तो डी और ए हो ही नहीं सकता। अब दिमाग लगाइए कि क्या हो सकता है। एक शर्त पे बी वाला हो सकता था, कब, जब यहाँ पे शिप्स ना लिखा होता, केवल शिप लिखा होता, लेकिन ये यहाँ पे किस फॉर्म में दिया है, प्लूरल फॉर्म में। और हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर नाउन जो होता है प्लूरल में होता है, और उसके लिए सेंटेंस में किसी प्रोनाउन की आवश्यकता हो तो हम दे का यूज करते हैं, एंड ऑफ कोर्स इसका ऑब्जेक्टिव केस की जरूरत हो तो हम देम का यूज करते हैं, है ना, देम का यूज करते हैं। अगर हमें पोसेसिव एडजेक्टिव की बात करते हैं तो उसमें देयर का यूज करते हैं। पोसेसिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो हम देयर्स का यूज करते हैं। इन केस अगर हमें नीड हो गई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तो हम देमसेल्व्स का भी यूज करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे नाउन किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है, और नाउन क्या है, यहाँ पे शिप्स है। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, यहाँ पे हिज नहीं यूज होगा, यहाँ पे हर नहीं यूज होगा, यहाँ पे इट्स नहीं यूज होगा, बल्कि क्या होगा, देयर का प्रयोग होगा, क्योंकि नाउन प्लूरल में है, और उसके बाद हम पैसेंजर का। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, सी वाला है। तो आशा करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। आप इसी तरीके से इसी स्ट्रेटजी के साथ आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और बेहतर परफॉर्म करना है, एक आइडिया डेवलप होगा, और जल्द ही हम लोग नेक्स्ट एयरफोर्स का आपका नेक्स्ट सैंपल पेपर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। Major Culture Classes online courses for all defense exams. Recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब ऑनलाइन पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKZ Learning app and fulfill your dreams.